नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार झा आपके साथ अपने इंडिया पॉलिटिक्स पार्ट 2 चैनल पर। मैं अपने इस चैनल पर पॉलिटिकल इवेंट्स, पॉलिटिकल इश्यूज, पॉलिटिकल प्रोसेसेस और जो भी घटनाक्रम होते हैं देश में, उस पर अपना आकलन देता रहता हूं, जिससे आप इत्तेफाक रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। मैं अपना आकलन आपसे शेयर करता हूं। आज का मेरा विषय विरोधी पार्टियों के द्वारा जो पटना में आयोजन होना था बैठक का, उस विषय पर बात करने का है। पर उस विषय में भी मेरा फोकस इस बात पर होगा कि नीतीश कुमार जी इसमें कहाँ तक आगे बढ़ पाए। उन्होंने जो एक कोऑर्डिनेशन का काम शुरू किया था, उसमें नीतीश कुमार जी कहाँ तक आगे बढ़ पाए या नहीं बढ़ पाए, इस विषय पर मैं ज़्यादा तवज्जो दूंगा। और जहाँ तक अपोजिशन पार्टीज़ की बैठक का सवाल है, उस पर भी मैं अपना नज़रिया रखूँगा। पर मैं इससे आगे बात करूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, काइंडली मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी करें, और शेयर करने से पहले लाइक करें और बेल बटन जरूर दबाएं। अपोजिशन पार्टीज़ की जो बैठक 12 जून को पटना में होनी थी, वो बैठक आगे बढ़ गई थी और 23 तारीख को आज होनी थी। माना जा रहा था कि इसमें भी सारी पार्टियां शरीक होंगी, इसकी संभावना कम है, परंतु ऐसा हुआ नहीं। अपोजिशन पार्टीज़ के जितने लोग इनवाइटेड थे, उसमें मोस्ट ऑफ देम सभी आए। और जनता दल यू और राजद के अलावे जो बिहार की पार्टियां हैं, और भी जो जो टॉप पार्टियां हैं देश में, खास करके नॉर्दर्न हिस्से में, उसकी सभी पार्टियों के नेतागण स्वयं यहाँ पहुँचे। ये अपने आप में कोई मामूली अचीवमेंट नहीं है नीतीश कुमार जी के लिए, और अपोजिशन खेमे के लिए भी। यहाँ सभी आए और सभी पार्टी के नेता आए, जो करता धरता आए। कांग्रेस के राहुल गांधी जी आए, खड़गे साहब आए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, इसके बाद केजरीवाल जी आए, उनके साथ भगवत मान सिंह भी आए, राघव चड्ढा आए, एनसीपी से स्वयं शरद पवार जी आए, सुप्रिया सुले आई। इसके अलावा अगर आप देखें तो उद्धव ठाकरे कैंप से खुद उद्धव ठाकरे जी आए, उनके लड़के आदित्य ठाकरे जी आए, बंगाल से ममता बनर्जी आई, उनके साथ डेनेको बुराय भी आए, और कुछ लेफ्टिस्ट पार्टियां आई, येचुरी साहब आए, राजा साहब आए। इसके बाद अगर कश्मीर से देखें तो उमर अब्दुल्ला आए, महबूबा मुफ्ती आई, और अखिलेश यादव जी आए यूपी से। तो करीब करीब सभी बड़े लोग आए, सभी बड़ी पार्टियों के लोग और उसके नेतागण आए। खुद लालू जी तो थे ही, नीतीश कुमार जी थे ही। अब ये एक बहुत बड़ा मैसेज है जो भाजपा को इन लोगों ने दिया, इसमें ये सफल हुए, इसमें कोई शक नहीं कि एक बहुत बड़ा मैसेज अपोजिशन खेमा ने भाजपा को तो दे ही दिया। यह बात सच है कि दक्षिण खेमे से सिर्फ MK स्टालिन जी आए, जो DMK के चीफ मिनिस्टर हैं झारखंड। अब उत्तरी राज्यों में से, उत्तर के सभी राज्यों में से जो अपोजिशन खेमा है, उसके करीब करीब सभी लोग आए। अब वो दक्षिणी के भाग्य से कुछ जो और लोग हैं, जैसे रेड्डी साहब नहीं आए, KCR नहीं आए, और इधर फिर उड़ीसा से नहीं आए, वो भी नहीं आए, नवीन पटनायक जी नहीं आए, OBC साहब नहीं आए। तो ऐसे लोग हैं। वैसे तो OBC जी ने कहा कि उन्हें तो इनविटेशन ही नहीं था, तो फिर नहीं कहा जा सकता है। तो लेकिन आए तो नहीं, ये बात भी तो तय है। लेकिन इतना भी मानना ही पड़ेगा कि कम पार्टियां थीं जो नहीं आईं, ज़्यादा पार्टियां अपोजिशन खेमे की थीं और उसके लीडरान थे जो आए। नीतीश कुमार जी को सफलता का एक पादान चढ़ने का मौका तो मिल ही गया। तो इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है, ये समझना जरूरी है। क्या नीतीश कुमार जी अपोजिशन खेमे के प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट के रूप में घोषित हो सकते हैं? अब इसके लिए तो अभी भी लंबा रास्ता तय करना है, ये बात भी तय है। अभी तो अगली बैठक फिर होनी है शिमला में अगले महीने, संभवतः 12 या 14 जुलाई को। इसके अलावे भी वहीं पर बातें सब फाइनल हो जाएंगी, ऐसा भी नहीं है। फिर और भी बैठकें होंगी, और भी तारीखें पड़ेंगी,
और भी कई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर एग्रीमेंट्स और डिसएग्रीमेंट्स को किनारे लगा करके एग्रीमेंट्स की बातें होंगी, जो इस बार ये लोग काफ़ी कॉशस होकर के पहले ही कर लेना चाहते हैं। पहले भी हुआ था, लेकिन ज़्यादातर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जब सरकार बनने की होती है तब लोग करते हैं। इस बार पहले से ही लेकर के चलना चाह रहे हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि केजरीवाल साहब को कांग्रेस से समस्या है, खुद ममता दीदी को भी कांग्रेस से समस्या है, और कई ऐसी पार्टियां हैं, अखिलेश जी को कांग्रेस से समस्या है। कांग्रेस वहाँ शामिल थी, कांग्रेस के नेता शामिल थे, लेकिन कांग्रेस से एक्सपेक्टेशंस और कांग्रेस से जो एक तरह से उसके खिलाफ जो अपोजिशन पार्टीज़ में भी जो एक वातावरण है वह तो था ही, वह तो दिखा ही। खुद केजरीवाल जी ने कहा कि कांग्रेस तो इस बात के लिए तैयार ही नहीं हो रही है कि उन्हें सेंटर द्वारा जो ऑर्डिनेंस लाया गया था केंद्रीय सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट के बाद, जिसमें जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग और क्रियाकलाप जो ऑफिसर्स को देने के लिए उन्हें छूट मिली थी, उस पर जो प्रतिबंध लगे थे, उस पर कांग्रेस का साथ जो केजरीवाल जी ने मांगा था, उस पर वो अभी देने को तैयार नहीं है। और वैसे भी कांग्रेस सभी राज्यों में अब जितने भी अपोजिशन पार्टीज हैं, जिनकी जहाँ जहाँ सरकारें हैं, उनके साथ तो उनका मुठभेड़ चल ही रहा है। तो लेकिन बावजूद इसे इन सब चीज़ों को दरकिनार करके अब ये जो जुटे थे, तो उसमें ये बात तो तय हुआ और ये बात तो दिखा कि अपोजिशन खेमा आया है, और आया ही नहीं है, अपनी बातों को रख रहा है। और इनकी अपनी बातों को रखने में ये बात भी तय है कि ये बात भी साफ साफ दिखा कि इनके पास मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बस वही घिसी पिटाई बातें ही हैं। बस वो सेकुलरिज्म, महंगाई वगैरह वगैरह, लेकिन उस पर भी ज़्यादा तवज्जो नहीं था। तवज्जो इस बात पर था कि कैसे अपोजिशन के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन बनाया जाए, चूँकि तभी हम लोग मोदी जी को हरा सकते हैं। यह बात तो बिल्कुल साफ उभर करके आया ही। लेकिन इस क्रम में जो मैं देखना चाहता हूं और जिसका मैं आकलन यहाँ पर करना चाहता हूं वो यह, क्या नीतीश कुमार जी उनमें से एक वैसे नेता अंततोगत्वा साबित हुए कि वह एक सीढ़ी तो चढ़ी गए हैं, एक पादान उन्होंने चढ़ाई कर ली है, और वो अगले प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में अपना दावा तो ज़रूर ही पेश कर पाएंगे, इसलिए कि कन्वेनर का दर्जा उन्हें ऑफिशियली मिल चुका है। अब तक तो वो अपने लेवल से कर रहे थे, लेकिन ऑफिशियली सभी पार्टी ने उन्हें संयोजक के रूप में घोषित कर दिया है। अब बाद में अभी हाल के ही समय में चुनाव से पहले ही फिर क्या चीज़ें घटेंगी वह तो हम लोग देखेंगे, क्योंकि उसकी संभावना भी बहुत मजबूत है, बहुत पावरफुल है कि शायद इस बीच में ही कहीं पहिया इनका हिलना डुलना और टूटना न शुरू हो जाए आपस में एकजुटता का। लेकिन आज की तारीख में वो ये मैसेज देने में सफल हो गए, और नीतीश कुमार जी भी सफल हो गए कि प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में उनके चुने जाने की संभावना है। अगर राहुल गांधी जी चूकते हैं तो, और फिर केजरीवाल जी भी मानते हैं तो, अब देखना है। वैसे फिर ममता दीदी भी हैं और भी लोग हैं, शरद पवार जी हैं, क्या ये लोग मानेंगे तो ये तो आगे है। लेकिन अभी जो फ्रंट रनर हैं उसमें नीतीश जी आगे चलने वालों में भी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब इस पर तो ऑफिशियल मुहर लग ही चुका है। अब ये अलग बात है कि अपोजिशन खेमा जीते ही नहीं, अंततोगत्वा मोदी जी ही जीत करके आए, भाजपा ही जीत करके आए, उसकी संभावना तो वैसे ही पहले से ही बहुत प्रबल है, और आज भी वो क्षीण नहीं हुई है, बल्कि और दिनानुदिन और बेहतर ही होती जा रही है। अगर जिस तरह से आज ही के दिन वाशिंगटन में आज और 22 तारीख को कल जिस तरह से मीटिंग हुई और भारत का रुतबा जिस तरह से पूरी दुनिया में लहराया, उसे भारत के लोगों ने भी देखा है। उससे भी उनकी छवि जितनी महत्वपूर्ण पहले थी, उससे और ज़्यादा महत्वपूर्ण आज के बाद से होती दिखेगी, यह बात भी है। पर अपोजिशन मानता नहीं है, ये बात भी सही है, डेमोक्रेसी है, मानना भी नहीं चाहिए, आखिर उनके तो कैंडिडेट होंगे ही। और पर ये बात अभी हमें नहीं करना है कि प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन से ही आएगा या नहीं, क्योंकि वह तो जनता
तय करेगी, परंतु ये लीडरान तो अवश्य तय करेंगे और कर सकते हैं अगर इनका मन बन जाए कि इनका प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट कौन होगा। क्योंकि भाजपा इसी बात पर इन लोगों को बार बार चैलेंज कर रही है, और अगर इन लोगों ने चैलेंज स्वीकार कर लिया और उस वक्त जो 2-4 लोगों में से जिनकी गिनती होगी, राहुल गांधी जी, केजरीवाल जी, शरद पवार जी, इनके अलावा तो नीतीश कुमार जी का नाम आज की तारीख में मुझे सबसे अग्रणी स्थल पर दिखता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये बात जो कुछ लोग सवाल उठाएंगे कि नीतीश कुमार जी के पास उतने सीट्स तो होंगे नहीं, परंतु ये इसको नीतीश कुमार जी ने नकार दिया है। पहले भी कम सीटों के बावजूद भी वो मुख्यमंत्री बनते रहे हैं, तो कम सीटों के बाद भी क्या वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित नहीं हो सकते हैं? मुझे तो लगता है कि उनके और राहुल गांधी जी और केजरीवाल जी के बीच ही ज़्यादा कड़ा मुकाबला संभवतः होगा, अगर ममता जी ने साइड पकड़ लिया तो। अगर उन्होंने साइड नहीं पकड़ा तो फिर वो भी शामिल होंगी। देखते हैं क्या होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल एंड शेयर माई चैनल। जय हिंद।